नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकार का आधा फीसदी स्वच्छ भारत उपकर लगाने का फैसला। कुल 14.5% चुकाना होगा सेवा कर। पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा उत्पाद शुल्क। बिहार में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में, कल आएंगे नतीजे। राज्यसभा टीवी पहुंचाएगा पल पल की खबरें। झारखंड सरकार का 1398 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान। सूखा पीड़ित किसानों को मिलेगी मदद। किसानों के मुद्दे पर वित्त मंत्री से मिले शिवराज सिंह चौहान। भारत की नेपाल को सुलह की भावना से संकट से निपटने की सलाह। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिले भारतीय राजदूत। आपसी रिश्ते मजबूत करने पर हुई बात। और मोहाली टेस्ट का तीसरा दिन, भारत को कुल 142 रन की बढ़त। पुजारा और कोहली क्रीज पर। दोहा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में हिना सिद्धू को गोल्ड। केंद्र सरकार ने सभी तरह की सेवाओं पर आधा फीसदी स्वच्छ भारत उपकर लगाने का फैसला किया है। इसके दायरे में वो सभी सेवाएं आएंगी जिन पर इस समय सेवा कर लगता है। इसके साथ ही मोबाइल सेवाएं, हवाई यात्रा, रेस्टोरेंट में खाना, होटल में रहना, बैंकिंग जैसी सभी तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। ये उपकर पहले से लागू 14% सेवा कर के अतिरिक्त होगा और 15 नवंबर से लागू हो जाएगा। इस मद से आने वाले पैसे पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान पर खर्च होंगे। इस उपकर से सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष बची अवधि में अतिरिक्त 4000 करोड़ रुपए हासिल होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में जरूरत महसूस होने पर सभी या कुछ सेवाओं पर 2% तक का स्वच्छ भारत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया था। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आज से उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में ₹1.60 प्रति लीटर और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सीबीएसई अधिसूचना के मुताबिक गैर ब्रांडेड या सामान्य पेट्रोल पर बेसिक उत्पाद शुल्क ₹5.46 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹7.06 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ब्रांडेड पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ₹6.64 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹8.24 प्रति लीटर कर दिया गया है। अतिरिक्त और विशेष उत्पाद शुल्क को शामिल करने के बाद पेट्रोल पर कुल लेवी ₹19.06 प्रति लीटर हो गई है, जो पहले ₹17.46 प्रति लीटर थी। इस तरह गैर ब्रांडेड या सामान्य डीजल पर उत्पाद शुल्क ₹4.26 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹4.66 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ब्रांडेड डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹6.62 से बढ़ाकर ₹7.02 प्रति लीटर कर दी गई है। विशेष और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह ही ₹12 प्रति लीटर रहेगी। पिछले 1 साल में सरकार ने 5वीं बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। रेलवे ने टिकट रद्द कराने के शुल्क को दुगना कर दिया है और शुल्क वापसी के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है, ताकि जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। नए नियमों के मुताबिक ट्रेन के प्रस्थान के बाद शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले शुल्क वापसी की राशि प्राप्त करना जरूरी होगा और नए नियम 12 नवंबर से लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दिल्ली में आज आधी रात से बाहर से आने वाली व्यावसायिक गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ग्रीन टैक्स के साथ टोल टैक्स वसूलने के लिए भी राजी हो गई है। स्थानीय निकाय की स्थायी समिति के चेयरमैन राधेश्याम शर्मा ने बताया कि टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी SMYR कंसोर्टियम ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखकर इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले टोल वसूलने वाली कंपनी SYMR ने कहा था कि वो ये वसूली नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इसके लिए लोग और संसाधन नहीं है। कंपनी का कहना था कि ये वसूली तभी हो पाएगी जब MCD या दिल्ली सरकार इस काम में मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही बगलिहार जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के उधमपुर रामबन और रामबन बनिहाल खंड को 4 लेन किए जाने की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात किए गए हैं।
कई अलगाववादी नेताओं को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। वहीं सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया है। जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। 450 मेगावाट का जो ये प्रोजेक्ट है वो कमीशनिंग की बात है, जो स्टेट का प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एनएच का जो है, क्योंकि ये जो पोर्शन है उधमपुर से लेकर बनिहाल तक, इस दोनों के एक्सपेंशन का और नेशनल हाईवे का होगा, तो इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर जो है प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है। देश में चल रही असहिष्णुता पर बहस का दौर तेज होता जा रहा है। इसे लेकर अभिनेता अनुपम खेर नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक आज मार्च भी निकालने जा रहे हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर समेत कई कलाकार शामिल होंगे। वहां वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस बीच अनुपम खेर ने इस मुद्दे पर सम्मान वापस करने वालों की आलोचना की। खासतौर पर वो अरुंधति रॉय से खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश को दुनिया में बदनाम करने का काम बंद होना चाहिए। अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का वक्त मांगा है। अगर क्या आप प्रधानमंत्री के पास गए या अपनी अर्जी लेकर कि जी हमें आपसे बात करनी है? हम प्रधानमंत्री के पास हमने खत लिखा है, आज मैंने उनको ट्वीट भी किया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो हमें समय देंगे, क्योंकि हम उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं और शायद वो बातें भी पहुंचाना चाहते हैं जो बाकी लोग नहीं कह पाए, जो बाकी लोगों के रोष हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पुरस्कार लौटाने वाले बुद्धिजीवियों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री ने ऐसे सभी लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है। गृह मंत्री ने कहा कि वो बुद्धिजीवियों से बात करके पुरस्कार लौटाने के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह समस्या का समाधान निकालने पर भी बातचीत करेंगे। अब तक करीब 75 बुद्धिजीवी और फिल्मकारों ने देश में असहिष्णुता बढ़ने का दावा करते हुए अपने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि विकास के लिए बोलने की आजादी जरूरी है। लेखकों और विचारकों पर हमले को किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कल शुरू हुए समारोह में मनमोहन सिंह ने कहा कि असहमति के अधिकार के दमन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में लेखकों और विचारकों पर हमले पर चिंता जताई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में उन्होंने कहा कि धर्म किसी भी सार्वजनिक नीति का आधार नहीं बन सकता। Is deeply concerned at the recent tragic instances of blatant violation of the right to freedom of thought, belief, speech and expression in our country by some violent extremist groups. मनमोहन सिंह ने कहा कि खराब माहौल से आर्थिक विकास पर भी खतरा पैदा हो सकता है। Suppression of dissent or free speech poses a grave danger for economic development as well. There can be no free market without freedom. The nation सम्मेलन के पहले दिन इतिहासकार इरफान हबीब और वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। Pandit Nehru is particularly important because he led free India in the first 17 years, which agree to this, that there should be a secular India, that there should be equal treatment for all. समारोह में शामिल वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू की विचारधारा ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की विरासत को संजोने पर भी जोर दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज ने कराया है। 2 दिन चलने वाले इस समारोह में शनिवार राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को खारिज किया है और इसे गुमराह करने वाला बताया है। बीजेपी ने असहनशीलता के मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको राजनीति करना चाहते हैं इंटॉलरेंस की, तो मनमोहन सिंह जी आप पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इस तरह की आप बात करें और लोगों को, देश को भ्रमित करें और बांटें, ये शोभा नहीं देता। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी बंद करने के संकेत दिए हैं, क्योंकि अब तक करीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से सिर्फ 42.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी का त्याग किया है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि फैसला करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आय स्तर से ऊपर के लोगों को
सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार केरोसिन सब्सिडी को भी दुरुस्त करने पर काम कर रही है और इस पर चर्चा के लिए राज्यों से बातचीत भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी केरोसिन में भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया जाएगा। स्वाभाविक एक प्रश्न बड़ा खड़ा करता है कि क्या जो लोग सच में एक हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, ये लोग एलपीजी की जो सब्सिडी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए ये का विचार है। इसलिए उस विषय पे सरकार सोच ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि पिछले 17 महीने में अर्थव्यवस्था सुधरी है। कल दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने समावेशी सुधार पर जोर देते हुए गरीबों को मजबूत बनाने वाली आर्थिक नीतियां बनाने की बात कही। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सब्सिडी को अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बताया। उन्होंने कहा कि सब्सिडी का लाभ सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बीते 17 महीने में मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश समेत अर्थव्यवस्था के तमाम मोर्चों पर चौतरफा सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना के तहत खोले गए 19 करोड़ खातों में 26,000 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन is not just about opening bank accounts or enabling electronic payments. I firmly believe that India has tremendous entrepreneurial energy. This needs to be harnessed so that we become a nation of job creators rather than job seekers. प्रधानमंत्री ने कालाधन वापस लाने की सरकारी कोशिशों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक 10,500 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाने में मदद मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नीतियों का मुख्य जोर गरीबों को आर्थिक नजरिए से मजबूत बनाने पर होना चाहिए। वेल डिजाइन स्कीम्स एंड सब्सिडीज डू हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस, बट एम्पावरिंग द पुअर इज फार मोर इफेक्टिव देन एम्पावरिंग द पॉवर्टी एलिवेशन इंडस्ट्री। सम्मेलन में शिरकत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उच्च विकास दर को गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार करार दिया। उन्होंने सिर्फ जरूरतमंदों को ही सब्सिडी मिलने की हिमायत की। Should we allow subsidies to continue indefinitely as an unquantified amount going to an unidentifiable section of people, or do we make sure that they are targeted to specific categories which need them the most? वित्त मंत्री ने माना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हालात मुफीद नहीं है। बावजूद इसके भारत में तेज रफ्तार से विकास की अपार संभावनाएं हैं। वित्त मंत्रालय के इस सम्मेलन की थीम जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल रखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सबको 8 नवंबर का इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव का गुबार थमने के बाद इस दिन बिहार के नतीजे जाहिर किए जाएंगे। पूरे देश की निगाहें बिहार के नतीजों पर टिकी हैं। राज्यसभा टीवी भी इस दिन आप तक पल पल की खबरें पहुंचाएगा। 8 नवंबर का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। उस दिन तय होगा कि अगले 5 साल तक बिहार की कमान किसके हाथों में रहने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की शानदार कवरेज के बाद अब राज्यसभा टीवी एक बार फिर आपको देगा पूरे दिन पल पल की खबर। हमारे संवाददाता बिहार के सभी मतगणना केंद्र में मौजूद होंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि बिहार में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, किस खेमे में उत्साह है और कौन निराश है। सुबह 7 बजे से राज्यसभा टीवी पर ये खास पेशकश जारी रहेगी। रविवार को पूरे दिन आप राज्यसभा टीवी पर देखेंगे सबसे सटीक नतीजे और मशहूर राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल करेगा नतीजों का निष्पक्ष विश्लेषण। बीते कई चुनावों में राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें और सटीक विश्लेषण पहुंचाता रहा है। बिहार के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। राज्यसभा टीवी ने इसके लिए खास कॉल सेंटर बनाया है जो कि सीधे बिहार की हर सीट से जुड़ा होगा और हम उसके जरिए आपको दिखाएंगे सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे निष्पक्ष चुनावी रुझान। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर चुनाव में सूचना, विश्लेषण और जमीनी पड़ताल को आप सब ने सराहा। अब बारी बिहार की है।
सटीक जानकारी और शानदार चुनावी विश्लेषण के लिए रविवार सुबह 7 बजे से आप देखना ना भूलें राज्यसभा टीवी। झारखंड में सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 1398 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने किसानों के लिए डीजल पर 50% सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने वित्त और योजना सचिव के नेतृत्व में टास्क फोर्स गठित करने का फैसला भी किया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली आकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में सूखे और किसानों की समस्याओं पर बातचीत की। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में सूखे से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम भेजने का ज्ञापन भी सौंपा है। कम बारिश के चलते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने खुद को सूखाग्रस्त घोषित किया है। पंजाब दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल भटिंडा में पदयात्रा करके किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को जाना। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के लिए एक बार फिर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब दौरे के दूसरे दिन भूकियावाला से मल्लावाला तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार राज्य में किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां हर एक चीज को, चाहे वो शिक्षा हो, खेती हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, सबका सब एक परिवार ने कंट्रोल करके रख रखा है और आजकल वो आपके बीच में भी नहीं आ पा रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने बटिंडा के पास तलवंडी में गुरुद्वारा तख्त दमदमा साहिब में मत्था टेका। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बटिंडा के भगवानगढ़ में आत्महत्या करने वाले किसान जगदेव सिंह बोगड़ के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जताई। राहुल गांधी ने यही विश्वास दिया जी, हमारी सरकार तो है नहीं, हम आपके बलों में, हमारे बलों नौकरी तुम्हारे को मतलब देंगे, मतलब जॉब बढ़िया देंगे। माली मदद भी करके गई 1 लाख की। बटिंडा में सफेद कीट के प्रकोप के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे लेकर पिछले महीने किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया था। इसे देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के अलावा युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और बेरोजगारी की समस्या पर भी चिंता जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 विधायक कल बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी हिमंता बिस्वा शर्मा गुट के थे। शर्मा अगस्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे और इन विधायकों को अगस्त में कांग्रेस के बाहर करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। कांग्रेस ने कहा कि इन विधायकों के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असम में कांग्रेस करीब 15 साल से सत्ता में है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे महान वैज्ञानिक सीवी रमन के योगदान को उनकी जयंती पर। गजल का रंग और उनका तर्ज बयां, इंसानियत की एक मिसाल और दर्दमंद दिल। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मेरी किस्मत में कुछ यूं लिखा था कि मैं बुजुर्गों की सेवा अपने हाथ में लूं और मैं 10 साल से इस काम में लगा हूं। पुणे में एक छोटा सा आशियाना बनाया है उनके लिए। सोना तुम्हें लगे। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ गजल गायक अशोक खोसला से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू करने के लिए दीपावली से पहले अधिसूचना जारी कर देगी। पूर्व सैनिकों ने कल अधिसूचना में देरी पर नाराजगी जताते हुए अगले हफ्ते से अपने मेडल वापस करने की चेतावनी दी।
इसके बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि दिवाली से पहले ओआरओपी लागू हो जाएगी। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए पूर्व सैनिक लगातार 145 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। पूर्व सैनिकों ने अगले हफ्ते से आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगों को मानते हुए 5 सितंबर को ओआरओपी लागू करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार का कहना है कि बिहार में आचार संहिता की वजह से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी। आपको मालूम है दिवाली के पहले हो जाएगा, दिवाली से पहले हो जाएगा सर, होना चाहिए। 27 साल बाद कल भारत लाए गए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में रखा गया है। जांच एजेंसी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। राजन पर हत्या और वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। राजन से दाऊद इब्राहिम के बारे में भी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस भी छोटा राजन से पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई टीम शुक्रवार सुबह छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से दिल्ली लेकर आई। उसे सीबीआई इंटरपोल की हिरासत में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से राजन को अदालत ले जाने की उम्मीद कम है। उसकी कस्टडी पर सीबीआई मुख्यालय में ही मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राजन के खिलाफ सभी मामले सीबीआई को दे दिए हैं। Case has been transferred to CBI, so everything will be taken over. One agency handling the issue will always help the case, cracking anything if need be. राजन पर दिल्ली और मुंबई में करीब 76 मामले दर्ज हैं। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी उसका नाम है। एक वक्त में राजन दाऊद का बेहद करीबी था। जांच एजेंसियां दाऊद से जुड़ी जानकारियां भी हासिल करने की कोशिश करेंगी। इसको लाने का फायदा यही है कि एसोसिएट दाऊद का कितना बचाता है, यानी कि कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी दे जिससे कि मजदूर को पकड़ने में इसको माफ भी किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि राजन जैसे कई भगोड़ों को अब भी भारत लाया जाना बाकी है। I am very glad that Australian government has cooperated and taken some initiatives, and we've got him. But it's one of many other people that we need to get. राजन साल 1988 में भारत से फरार हो गया था। 25 अक्टूबर को उसे ऑस्ट्रेलिया से बाली पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया गया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। संसद भवन में कल से 1 महीने तक चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रशिक्षु कार्यशाला शुरू हो गई। ये कार्यशाला विदेशी संसदीय अधिकारियों को भारतीय संसद की कार्यप्रणाली की जानकारी मुहैया कराने के मकसद से हर साल आयोजित होती है। इसमें 24 देशों के 46 अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद कैसे काम करती है, इसके नियम क्या हैं, विधेयक कैसे पारित होते हैं, इस बारे में तमाम जानकारियां दूसरे देशों के संसदीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी मद्देनजर शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली की खूबियां महान है। And it is the beauty of this very democracy, this very institution, that generations can come together and serve the larger interests of not only the nation, but the world at large. That this course would give you a full exposure to the way we work, the way we organize our parliament. 1 महीने की इस कार्यशाला में 24 देशों के अधिकारी संसद की कार्य प्रणाली की बारीकियों और उसकी खूबियों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार 1985 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। My experience here, I am hoping to be able to go back and bring something better, something new to my parliament. So as a representative of Estonian parliament, I am really very interested what I will learn here. ब्यूरो और पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग की ओर से ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसका मकसद लोगों में संसदीय परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत और चीन ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करने की बात दोहराई है। चीन ने व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए चीनी निवेश बढ़ाने की वकालत की है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और चीन के उपराष्ट्रपति ली युआंगशाओ के बीच कल बातचीत में दोनों देशों ने विवादित मसलों को बातचीत से हल करने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और चीन के उपराष्ट्रपति ली युआंगशाओ के बीच शुक्रवार को दिल्ली में आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों ने 2 समझौते किए। ये समझौते लांगचेन जांगपो और सतलुज नदी में बाढ़ के दिनों में पानी के आंकड़े साझा करने और चीन में गुप्तकाल की कला के प्रदर्शन से जुड़े हैं।
on provision of hydrological information of the Langchen, Zangpo or Sutlej River in flood season by China to India. चीन के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद, व्यापार में असंतुलन, सुरक्षा परिषद में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के मुद्दे उठाए। चीन ने भी इन पर सहयोग की बात की। इस यात्रा को विश्वास बहाली के लिए अहम माना जा रहा है। The visit of the Chinese Vice President is part of the intensification of high-level exchanges between India and China. Since the formation of the new government in May 2014, Prime Minister Modi has met President Xi Jinping 5 times and Premier Li Keqiang twice. Vice President Shri Hamid Ansari had paid a visit to China in June 2014. चीन के उपराष्ट्रपति इससे पहले औरंगाबाद और कोलकाता भी गए। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर का दौरा किया। औरंगाबाद और चीन के डुओहांग शहर मिलकर काम करने के इच्छुक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में चीन सवारी बसों का निर्माण करना चाहता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पड़ोसी देश नेपाल ने अपनी मौजूदा संकट के लिए एक बार फिर भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत से लगी सीमा के अहम प्रवेश बिंदुओं पर नाकेबंदी को युद्ध से भी ज्यादा मानवीय बताया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नेपाल में कथित मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठाने पर भी भारत की आलोचना की। हालांकि भारत की तरफ से मसले को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे ने शुक्रवार को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। भारत ने नेपाल से बातचीत और सुलह की भावना से सभी चुनौतियों पर ध्यान देने की अपील की है। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ भारतीय मूल के मधेशियों के विरोध के चलते पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना है कि भारत के साथ युद्ध कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का बल प्रयोग हालात को और बिगाड़ सकता है। नवाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच सभी मसलों के हल की उम्मीद जताई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन के साथ गुरुवार को हुई बैठक के दौरान ये बात कही। शरीफ के मुताबिक उनकी सरकार भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध चाहती है। रूस ने मिस्र के लिए अपने सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। यह कदम पिछले दिनों शर्म अल शेख के नजदीक हुए रूसी विमान हादसे के पीछे बम होने के संकेतों के बाद उठाया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस समय मिस्र में छुट्टियां बिता रहे हैं और करीब 50,000 रूसी नागरिकों को वापस लाने के लिए कहा गया है। ब्रिटेन की सरकार पहले ही शर्म अल शेख के लिए उड़ानें रद्द कर चुकी है और ब्रितानी नागरिकों को वापस ला रही है। शनिवार को शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए जाने वाला विमान सिनाई में हादसे का शिकार हो गया था। इसमें विमान में सवार सभी 224 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर रूसी नागरिक थे। बात करते हैं क्रिकेट की। मोहाली टेस्ट का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 63 और कप्तान विराट कोहली 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त 142 रन की हो गई है। इस पहले मैच का दूसरा दिन भी गेंदबाजों के नाम रहा। भारतीय स्पिनरों के आगे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बेबस नजर आए। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 184 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत पहली पारी के आधार पर 17 रन की बढ़त लेने में कामयाब रहा है। भारत ने पहली पारी में 201 रन बनाए थे। अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 63 रनों का योगदान दिया। भारत की तरफ से ऑफ स्पिनर अश्विन ने घातक गेंदबाजी की। अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को फिरकी के जाल में फंसाया। रवींद्र जडेजा को 3 और अमित मिश्रा को 2 विकेट मिले। भारतीय निशानेबाज हिना सिद्धू ने दोहा एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हिना ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने पर निशाना साधा। दुनिया के नंबर 1 निशानेबाज रह चुकी हिना सिद्धू ने पिछले दिनों एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। इस बीच दोहा एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों का शानदार प्रदर्शन रहा है। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की आज जयंती है। उनका जन्म 1888 में आज ही के दिन तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में हुआ था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। सर सीवी रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की, जिसकी याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। विज्ञान की सेवा करते करते 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में उनका निधन हो गया था। और आइए अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार का आधा फीसदी स्वच्छ भारत उपकर लगाने का फैसला, कुल 14.5% चुकाना होगा सेवा कर। पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा उत्पाद शुल्क। बिहार में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में, कल आएंगे नतीजे। राज्यसभा टीवी पहुंचाएगा पल पल की खबरें। झारखंड सरकार का 1398 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का ऐलान, सूखा पीड़ित किसानों को मिलेगी मदद। किसानों के मुद्दे पर वित्त मंत्री से मिले शिवराज सिंह चौहान। भारत की नेपाल को सूर्य की भावना से संकट से निपटने की सलाह, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिले भारतीय राजदूत। आपसी रिश्ते मजबूत करने पर हुई बात। और मोहाली टेस्ट का तीसरा दिन, भारत को कुल 142 रनों की बढ़त। पुजारा और कोहली क्रीज पर। दोहा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में हिना सिद्धू को गोल्ड।